अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन 5 पेपर क्वेश्चंस पे जारी थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर, और हमने जैसे आपका ने बताया कि अभी हमारा पहला फेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके 5 पेपर क्वेश्चन जारी हैं और उसमें अब हमारे एजेंडा में 3 सवाल क्लासरूम डिस्कशन में रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 16 एंड देन ऑटम 23 का क्वेश्चन 3। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 17 आपकी होम असाइनमेंट में जाएगा अलॉन्ग विद मैनी अदर क्वेश्चन जो अभी तक हमने इसमें लिस्ट में नहीं भी हैं, लेकिन वो भी आपकी होम असाइनमेंट पे हैं। तो अभी वैसे तो हमारा क्वेश्चन 8 भी अभी रहता है, कर लिया, वो आपकी होम असाइनमेंट थी। बिल्कुल ठीक है। तो जनाब, कल के लेक्चर से कोई इशू होम असाइनमेंट में जो आपको एक्टिविटीज़ दी गई, कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में कल की डिस्कशन से, होम असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी बेटा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे जो गिवन है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 7 में एक टर्म यूज की गई है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इट इज़ एज गुड एज इंटरेस्ट रेट, जो आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में फाइनेंस कॉस्ट की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सवालों में, ज़्यादातर सवालों में आपको फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे जो रेट दिया गया है उसका नाम लिखा होता है इंटरेस्ट रेट। इस क्वेश्चन में उसने उसको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेंट्री लिख दिया, बट इट इज़ इंटरेस्ट रेट, इट इज़ एज गुड एज इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अवेलेबल है बेटा, अगर कोई ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही तो फैन बंद कर दें कि गर्मी लग रही है? अच्छा यार, ये दूसरा एसी चलवा दो भाई। चला, चल पड़ा। तो एक दफ़ा और टिक करेंगे तो फिर बंद होगा, अभी बंद नहीं हुआ बेटा। चल, थैंक यू। एसी चल गया ना भाई, देख ले ज़रा, बत्ती फिर बंद होगी। लाइट्स ऑन हुई थी फिर बंद हो गया। अच्छा, बंद ही रहती हैं इसकी। चलिए हम 2-4 मिनट देखते हैं, अगर आपका टेम्परेचर ठीक ना हो तो बताइएगा कमरे का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे अभी। ऑर्चिड लिमिटेड, स्प्रिंग 19, क्वेश्चन 4 का पार्ट बी। रिक्वायरमेंट कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर बीटा। सिर्फ ईओक्यू हमें कैलकुलेट करना है जी। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। Orchid Limited is a trading concern. It is planning to implement economic order quantity model from April 1st, 2019. Planning हो रही है जी EOQ implement करने की। OL deals in 4 products, each of which is purchased from a different supplier. यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, ये ट्रेडिंग कंसर्न है। ट्रेडिंग कंसर्न अपनी फिनिश गुड्स ही सप्लायर से खरीदती है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है वो सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदती है, और ट्रेडिंग कंसर्न सप्लायर से फिनिश गुड्स खरीदती है। और ईओक्यू कैलकुलेट किया जाता है उस प्रोडक्ट के लिए जो सप्लायर से ली जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ईओक्यू रॉ मटेरियल पे कैलकुलेट होता है, और ट्रेडिंग कंसर्न का ईओक्यू फिनिश गुड्स पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसीलिए हमने डी में, याद है ना क्या लिखा था, क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, तो चलें जी, ये कहते हैं फिनिश गुड्स की बात हो रही है। ट्रेडिंग कंसर्न द कंप्यूट ईओक्यू टू कंप्यूट ईओक्यू फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बीटा। 4 प्रोडक्ट्स हैं, 4 में से एक प्रोडक्ट बीटा का डाटा हमें दिया गया है, और हमें बीटा का ईओक्यू कैलकुलेट करने को कहा गया है। एक्चुअल डाटा फॉर द लास्ट ईयर रिलेटिंग टू बीटा, जो साल गुजर गया उसका डाटा गिवन है। एनुअल सेल्स 72,000, सेफ्टी स्टॉक 2,000, ट्रांजिट लॉसेस एज परसेंटेज ऑफ परचेज 10%। ट्रांजिट लॉस क्या होता है भाई? ट्रांजिट लॉस कैरिज में लॉस, सप्लायर से माल उठा के अपने गोदाम में आने तक जो रास्ता है उस रास्ते में लॉस, उसको हम ट्रांजिट लॉस कहते हैं। तो ट्रांजिट लॉस 10%। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ 5 लाख है। ये पर मंथ, पर यूनिट नहीं है, ये पर मंथ है।
एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट 80 रुपये। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इशूड फॉर बीटा 40। टोटल परचेज डिपार्टमेंट the total cost of purchase department for the last year amounted to 4.5 million, which included fixed cost of 1.35 million. A total of 100 purchase order were issued during the last year. So बीटा के ऑर्डर थे 40 और टोटल ऑर्डर थे तमाम प्रोडक्ट्स के मिला के 100. Projection for the next year: increase in sales volume 25%, safety stock 2500, transit loss as percentage of purchase 6%, impact of inflation on all costs 10%. Closing inventory excluding safety stock varies in line with the sales volume. अच्छा, पहले मैं एक बात यहां पे आपको क्लियर कर दूं कि हम EOQ कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर साइज विच वी शुड फॉलो, एंड by following EOQ we should be able to minimize two costs. कौन सी? एनुअल ऑर्डरिंग एंड एनुअल होल्डिंग. ठीक है, तो भाई विच शुड बी फॉलोड, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. EOQ इज ऑलवेज कैलकुलेटेड टुडे टू बी फॉलोड इन फ्यूचर. अब यहां पे अगर देखो, उसने आपको पॉइंट नंबर 1 में एनुअल सेल्स दी गई हैं पिछले साल की, तो क्या EOQ मैंने पिछले साल के लिए आज कैलकुलेट करना है? EOQ तो फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करना. तो जो पॉइंट नंबर 3 में प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर है ना, फिर वहां से मुझे रेलेवेंट डाटा उठाना है. पास्ट डाटा मुझे सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया गया है, बेस के लिए दिया गया है. मैंने EOQ कैलकुलेट करना होता है आने वाले पीरियड के लिए. तो मुझे जो D चाहिए आने वाले साल का चाहिए, मुझे जो CO चाहिए आने वाले साल के लिए, CH चाहिए आने वाले साल के लिए. मुझे पॉइंट नंबर 1 में ये सारा डाटा पिछले साल का दिया गया है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 में प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर बता दिया कि अगले साल क्या क्या चेंजेस आएंगे इनमें. ठीक है जी, तो हमें अगले साल की चेंजेस के बाद अगले साल का डाटा निकालना है. अब एक तसल्ली से सवाल पढ़िए, फिर हम EOQ के लिए जो रिक्वायर्ड डाटा है उसकी तलाश में निकलेंगे. पढ़िए जनाब सवाल एक बार फिर.
अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 EOQ फार्मूला अगेन 2DCO/CH। इसमें सबसे पहले CH की कहानी देख लें। CH क्या होता है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, लेकिन आने वाले साल की। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल है एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ 80 है। ये पर यूनिट पर मंथ है तो इसको ज़रब 12 कर लो तो ये पर यूनिट पर ईयर हो गया। ये पिछले साल की है, अगले साल की बनानी है तो क्या करें? हमें बताया गया है नोट नंबर 3 में आखिरी बुलेट, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट 10%। इसका मतलब इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास अगले साल की CH आ गई, क्योंकि CH होती है एक यूनिट को एक साल तक अपने पास रखने की कॉस्ट। ठीक है जी, तो CH बन गई, कितनी बनी है? 1056। तो ये आ गई जी मेरे पास CH। अब मैं CO को देख लेता हूं। CO होती है हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है जी, और वो वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर होती है। मेरे पास पिछले साल की परचेज डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें से अगर मैं पिछले साल की परचेज डिपार्टमेंट की फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दूं तो ये मेरे पास पिछले साल की परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब इसको किससे डिवाइड करना है भाई? 100 से। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि ये पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट है तो इसको पूरे डिपार्टमेंट के ऑर्डर से डिवाइड करना है, बीटा के ऑर्डर से डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो 100 से डिवाइड किया तो भाई एक मिनट सब्र करो, ये क्या आया? ये तो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट को लेकर चले थे, तो ये पिछले साल की CO आई है। मुझे चाहिए अगले साल के लिए, तो क्या करें? 10% इजाफा डाल दो इसमें, तो जनाब अगले साल की CO आ गई कितनी? 34650। ये अगले साल की CO आ गई। तो मेरे पास जो दो वैल्यूज़ थी, एक CO और एक CH, ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। और अब हम आखिरी वैल्यू की तरफ चलते हैं जो कि है D। अच्छा जी, D के बारे में ज़रा यहाँ पे तवज्जो देनी पड़ेगी। D से मुराद है क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए सप्लायर से हमें जो क्वांटिटी ख़रीदनी है वो क्वांटिटी कितनी होगी? हाउ टू मेजर दैट? अभी तक हमने कोई ऐसा सवाल किया नहीं जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट डालनी पड़े हमें। अगर वैसे अगर सवाल अगर सोचो, एक बेसिक रिलेशनशिप होता है। अगर रॉ मटेरियल के रेफरेंस से बात करें, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पशन। अभी तक हमने जितने सवाल किया ना, हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन ही नहीं होता था, और जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज। हमने अभी तक जितने EOQ के सवाल किए हैं हमने इस बेसिस पे किए हैं। पहली बात, फिनिश गुड का तो सवाल ही पहला आया है, रॉ मटेरियल के सवाल करते रहे हम। ठीक है, और रॉ मटेरियल के सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना होने की वजह से परचेज इक्वल टू कंजम्पशन आती रही है हमारी। लेकिन अब फिनिश गुड्स के रेफरेंस से बात करें, अगर हम फिनिश गुड्स के रेफरेंस से अगर बात करें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। ये क्वेश्चन बनती है ना फिनिश गुड्स की। अब बताइए क्या यहां पे सेल्स इक्वल टू परचेज है? स्टॉक में कोई चेंज है कि नहीं है? द आंसर इज स्टॉक में चेंज है। स्टॉक में चेंज कहां से आ रही है? वो दो जगह से पता लग रही है। एक तो वो कहता है भाई आपका जो था ना सेफ्टी स्टॉक, वो 2000 से उठ के चला गया, मतलब ओपनिंग स्टॉक में 2000 था सेफ्टी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में 2500 है। एक तो ये सेफ्टी स्टॉक की वजह से इन्वेंट्री बदल गई, और दूसरा उसने जुमला ये लिखा है क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक के अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कितना इजाफा आएगा? इन लाइन विद सेल्स वॉल्यूम। सेफ्टी स्टॉक के अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें इजाफा आएगा इन लाइन विद द सेल्स वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे अब क्लोजिंग स्टॉक के रेफरेंस से मतलब ज़रा इसका और समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक से मुराद क्या ली जाती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्लोजिंग स्टॉक से मुराद है एवरेज इन्वेंट्री।
एवरेज इन्वेंट्री निकालनी आती है ना? क्या होती है एवरेज इन्वेंट्री? क्या होती है एवरेज इन्वेंट्री? ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक वाला किस्सा चल रहा है ना भाई, तो ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये है हमारी एवरेज इन्वेंट्री की कहानी। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको सीखनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, और पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री है, ऐसा ही है। तो अब हम इसके मुताबिक कहानी ज़रा थोड़ी सी अरेंज करते हैं डी के लिए। डी में हमें पता लगे इन्वेंट्री बदल रही है ना, तो अब मुझे चाहिए क्वांटिटी परचेज्ड। क्वांटिटी परचेज निकालनी है, तो मैं इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर अरेंज करूं तो इक्वेशन अरेंज होगी परचेज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा ही है जी। तो मैंने कहा जी हमारी डी की क्वांटिटी निकलेगी सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेज। इसको मैं मजीद अभी एलैबोरेट करूंगा, इसमें एक चीज़ यहाँ पे पेंडिंग है, इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा बाद में, लेकिन फिलहाल ये एक बेसिक इक्वेशन के मुताबिक चलिए। डी, अब सेल्स, अगले साल मेरी सेल्स कितनी होगी? क्वेश्चन में बताया गया है पिछले साल की सेल की निस्बत 25% ज़्यादा। पिछले साल 72,000 थी, तो 72,000 से 25% ज़्यादा 90,000, ये जी हमारी अगले साल की सेल्स आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल मेरा क्या था भाई? मेरे पास मुझे बताया गया है पिछले साल मेरी एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ 5 लाख थी। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ 5 लाख थी। ये कैसे आई होगी? ये आई होगी आपकी एवरेज इन्वेंट्री इंटू 80 से। एम आई राइट? क्वेश्चन में आपको बताया गया ना भाई, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर एक यूनिट को एक महीना अपने पास रखने की कॉस्ट 80 है, और पूरे महीने की कॉस्ट अगर 5 लाख है तो कैसे आई होगी? आपने कितने यूनिट्स अपने पास रखे इंटू 80 इज इक्वल टू 5 लाख। ये इक्वेशन ऐसे बनी हुई है। हमें उसने कहा एक यूनिट को एक महीना अपने पास रखने की कॉस्ट 80 है, और टोटल महीना स्टॉक अपने पास रखने की कॉस्ट 5 लाख है। तो भाई डिवाइड कर दो 80 से, तो आपको पता लग जाएगा आपकी एवरेज इन्वेंट्री क्या है। आपकी एवरेज इन्वेंट्री, जो कि आपकी बेसिकली ओपनिंग स्टॉक हुआ ना, पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक इस महीने का ओपनिंग स्टॉक है आपका 5 लाख तकसीम 80, कितना बना? 6250। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि ये जो मुझे 5 लाख कॉस्ट दी गई है भाई, ये कब की कॉस्ट है? पिछले साल की। ये जो 80 रुपये दिया गया, ये कब का है? पिछले साल का। तो जब 5 लाख को 80 से डिवाइड करोगे तो एवरेज इन्वेंट्री मिलेगी ना। कब की मिलेगी? पिछले साल की। तो पिछले साल की एवरेज इन्वेंट्री मतलब पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री। पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री। तो भाई ये तो आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री। अब आइए क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होगा? मैं इसकी वर्किंग अगर यहाँ बनाऊँ, सिंपली जैसे उसने लिखा ना भाई, वैसे इसको पढ़ो और उसके मुताबिक कैलकुलेशन लिख दो। हमें बताया गया है कि आखिरी जुमला, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक वेरीज इन लाइन विद द सेल्स वॉल्यूम। क्लोजिंग इन्वेंट्री 6250 थी हमारी, इसमें ये एवरेज इन्वेंट्री है भाई। एवरेज इन्वेंट्री कहाँ से आती है? ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक निकाल दो। उसने कहा इसमें सेफ्टी स्टॉक निकालो। कितना था सेफ्टी स्टॉक पिछले साल? ये हमारी आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री विदाउट सेफ्टी स्टॉक। इन्वेंट्री विदाउट सेफ्टी स्टॉक यही है जी, 6250 माइनस 2000। हमें कहा गया है भाई इसमें इजाफा आना है इन लाइन विद सेल्स। तो सेल में कितना इजाफा है? 25%। तो बताओ ये इन्वेंट्री सेफ्टी स्टॉक के अलावा इन्वेंट्री कहां पे पहुंच गई? सेफ्टी स्टॉक के अलावा इन्वेंट्री कहां पे पहुंची? 5313। और अब इसमें सेफ्टी स्टॉक ऐड कर दो। सेफ्टी स्टॉक कितना होगा? 2500 जी। सेफ्टी स्टॉक होगा हमारा अब 2500।
तो बताइए जनाब 2500 इसमें ऐड करें तो कहाँ जी 7813 लीजिए जी। सेवन एट वन थ्री लीजिए। यहाँ से परचेज बताइए कितनी आ रही है? 91563 जी। आप ज़रा तवज्जो से इसको फिर देख लीजिए इस कैलकुलेशन को, कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछिए। हमें चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन है तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के लिहाज से डी की ये इक्वेशन बिल्ड की। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेजेस, क्योंकि डी इज क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर, उसके मुताबिक इक्वेशन बिल्ड हुई। ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, कहां से निकला? इस इक्वेशन से। पिछले साल की इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट महाना पूरे महीने की 5 लाख है और पूरे महीने की 1 यूनिट रखने की कॉस्ट 80 है। इसका मतलब टोटल कितने यूनिट रखे वो आप यहां से निकाल सकते हो। 5 लाख बटा 80 करो तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है हमारी, जो विच कम्स टू 625 करोड़। ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री है। 5 लाख तकसीम 80, 5 लाख पूरे महीने की कॉस्ट है सारी इन्वेंट्री की, 80 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट है पूरे महीने की। तो 5 लाख बटा 80 करो तो टोटल यूनिट्स आ गए। ये यूनिट्स हमारे पास पिछले साल क्लोजिंग इन्वेंट्री में, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। पिछले साल हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री 6250 थी। करंट ईयर के बारे में उसने कहा कि भाई जो तो है सेफ्टी स्टॉक के अलावा इन्वेंट्री 6250 एवरेज इन्वेंट्री है। एवरेज इन्वेंट्री में आपके सेफ्टी स्टॉक शामिल होता है ना, तो इसमें से सेफ्टी स्टॉक निकालो। उसने कहा जी सेफ्टी स्टॉक के अलावा जो इन्वेंट्री है उसमें सेल्स के मुताबिक इजाफा आएगा। सेल में 25% इजाफा तो इसमें भी 25% इजाफा। तो हमने इन्वेंट्री में से सेफ्टी स्टॉक निकाला, 25% ऐड कर दिया और फिर नया सेफ्टी स्टॉक अगले साल के हिसाब से डाल दिया, क्योंकि अगले साल सेफ्टी स्टॉक हमारा 2500 पे जा रहा है। तो हमने कहा जी हमारा क्लोजिंग स्टॉक या एवरेज स्टॉक जो आने वाला साल है उसमें 7813 रहने वाला है। सो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेज हैं। लेकिन भाई ये वो परचेजेज हैं, ये परचेजेज नहीं है, इनफैक्ट ये परचेज विदाउट ट्रांजिट लॉस है। ये विदाउट ट्रांजिट लॉस है, यहां पे समझने की जरूरत है। ये तो वो मटेरियल है जो मुझे चाहिए सप्लायर को बेचने के लिए और कस्टमर को बेचने के लिए। ये वो मटेरियल है जो मुझे चाहिए कस्टमर को बेचने के लिए। मेरे गोदाम में इतना माल पहुंचना चाहिए, तो मेरे गोदाम में इतना माल पहुंचाने के लिए क्या मुझे सप्लायर से भी इतना ही खरीदना है? आंसर इज नो। अगले साल ट्रांजिट लॉस होगा कितना? 6% का। इसका मतलब क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर, क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर inclusive of transit loss, inclusive of transit loss, $91,563 divided with 94 into 100 कितना आया जी? 97407। ये है जी हमारी डी। This is D, 97407। जी any question? 97407, this is D। लीजिए जी 974। अब डी वैल्यूज हमारी पूरी हो गई हैं, फीड करें इसमें और बताइए EOQ क्या आ रहा है? 2528। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमने डिस्कस किया। कोई सवाल किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए जनाब। क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर, ये होता है हमारा डी।
क्योंकि कुछ ट्रांजिट लॉस भी आना है तो हमें सप्लायर से ज़्यादा माल ख़रीदना है। ये तो माल वो है जो हमें अपने गोदाम में पहुंचाना है। अगर हमने अपनी डिमांड पूरी करनी है तो गोदाम में माल ये पहुंचाना है, लेकिन 6% तो ट्रांजिट लॉस हो जाएगा, तो सप्लायर से हमें 97407 ख़रीदना पड़ेगा। जी, एनी क्वेश्चन? सर ये आखिरी वाले पॉइंट में आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी को आखिरी वाले पॉइंट में आपने ये लिया 6250 जी 2000 बेटा, 6250 मेरी आने वाले साल के लिहाज से ओपनिंग इन्वेंट्री है ना। सर इधर लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंटरी। जी बेटा, एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक है ओपनिंग है। तो ओपनिंग से मैं क्लोजिंग पे जा रहा हूँ भाई। पिछले साल का मैंने क्लोजिंग उठाया जो कि इस साल का ओपनिंग बन गया, उसकी मदद से मैं अगले साल का क्लोजिंग बना रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे तो कुछ नहीं लिखा हुआ बिल्कुल। क्या नहीं लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक से आपने क्लोजिंग बेटा? उसने क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में इजाफा आएगा। कौन सी क्लोजिंग इन्वेंट्री में इजाफा आएगा? ये 6250 क्या, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है क्या? ये तो ओपनिंग है इस साल, ये तो पिछले साल की पिछले साल की क्लोजिंग है ना। तो भाई इस साल की क्लोजिंग तो मुझे बनानी है ना भाई। इस साल की क्लोजिंग में इजाफा मैं कैसे डाल सकता हूँ? मैंने पिछले साल की क्लोजिंग को लेके अगले साल की क्लोजिंग बनानी है, जो उसने बताया हुआ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में इजाफा आना है। कौन सी क्लोजिंग इन्वेंट्री में इजाफा आना है? जो पहले आपके पास पड़ी हुई है, जो पिछले साल की है, जो इस साल की ओपनिंग बनने जा रही है। ठीक है, इस साल की क्लोजिंग तो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री में इजाफा लिया है। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है पिछले साल की, जिसमें इजाफा डाल के मैंने आने वाले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री डिटरमिन की है। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल जनाब? अच्छा जी, इसके बाद हमारा अगला सवाल जो एजेंडे में आ रहा है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, सैटर्न लिमिटेड ऑटम 22, क्वेश्चन 2। इसमें जी पार्ट ए है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीड टाइम एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। 3 नंबर। थ्योरी के पार्ट्स हमें एग्ज़ाम में कम कम आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जितने नंबर का पार्ट आए मिनट्स के हिसाब से टाइम लगाना है बेटा, गिन के उस पर। मैक्सिमम टाइम आपको पता कितना अवेलेबल होता है हमारे पास? 1.8 मिनट्स पर मार्क, ये मैक्सिमम है। इससे कम हो जाए ज़्यादा ना लगे। मतलब हमें यहाँ पे 5.5 बनते हैं, 18 इंटू 3, 1.8 इंटू 3 5.5 बनते हैं, तो भाई 5 लगा लो, 5.5 लगा लो, 6 नहीं लगाने। ये देर में रखना है। मैक्सिमम टाइम आपने, क्योंकि थ्योरी के पेपर्स में, थ्योरी के पार्ट्स में अक्सर बच्चे जितना आता है लिखने बैठ जाते हैं। बात बच्चों को कुछ ज़्यादा आता है तो ज़्यादा लिखने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। अब ज़्यादा लिख दोगे तो 3 में से 6 नंबर तो मिलने से रहे, मिलने तो आपको वही 1.5-2 ही है ना। तो 1.5-2 नंबर आप 5 मिनट में कमा लो, या 1.5-2 नंबर आप 10 मिनट में कमा लो, ये आपके ऊपर। तो मेरे हिसाब से 1.5 से 2 नंबर कमाने के लिए 5 मिनट बहुत होते हैं। 5 मिनट में यू कैन राइट एम्पल कॉन्टेंट्स टू अर्न द मार्क्स। तो ऑलवेज बी केयरफुल। थ्योरी के पेपर में टाइम आउट होने की मेजर वजह, स्टूडेंट्स डोंट राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, दे ट्राई टू राइट अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दे हैव। इस चीज़ को दुरुस्त कर लीजिएगा। हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, 2, 4, 5, 7 नंबर की थ्योरी आती है, लेकिन आपने पूरे 100 नंबर के थ्योरी के पेपर भी देने हैं, बीला वगैरह, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट आउट ही आपके 10, 15, 20 नंबर के पेपर छूट गया। और पेपर थ्योरी के पेपर में आप छोड़ाओ पेपर तो पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना पेपर आता है सारे का सारा अटैम्प्ट करके आओ, टाइम के मुताबिक इनपुट दो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा लीड टाइम बताओ, स्टॉक आउट कॉस्ट बताओ, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो लीड टाइम क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन कौन बताएगा? बल्कि काम करो ना थोड़ा सा,
मुझे लिख के तो दिखाओ जरा, देखो तो लिखना भी आता है कि नहीं आता, पता मतलब पता, लीड टाइम का मतलब पता, स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब पता, 5 मिनट लो लिख के दिखाओ जरा मुझे, 6 मिनट ले लो, चलो मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, सोचने का टाइम भी दे दिया। लिखो, हाउ वुड यू लाइक टू राइट इन द एग्जाम।
अच्छा जी, टाइम हो गया ख़त्म। तो अब हम देखते हैं कि सैम्पल बेसिस पे एबिलिटी टू राइट हमारी क्या है। तो देखते हैं जी, सैम्पल बेसिस पे रैंडम मैं 3-4 सफ़े पकड़ता हूँ और फिर मैं आपकी मदद से उसको मार्क करता हूँ विदाउट पॉइंटिंग आउट कि भाई किसका जवाब है, ताकि थोड़ी इज्जत में कोई कमी ना आए किसी की। आप बेटा दिखा दो, आप भी दिखा दो बेटा। अच्छा जी, अब रैंडम हमारे पास ये पढ़े हुए हैं, मैं 1 बाय 1 मैं पढ़ूंगा और आप बताइएगा कि भाई मार्क्स कितने बनते हैं 3 में से। सबसे पहले तो इसकी मार्किंग स्कीम समझने की ज़रूरत है। हमें कहा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीड टाइम एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। लीड टाइम वन लाइनर है और स्टॉक आउट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पलीफाई भी करना है। लीड टाइम में कोई एग्जाम्पल देने की आप ज़रूरत नहीं है, स्टॉक आउट में उसको मीनिंग समझाने के लिए यू कैन एग्जाम्पलीफाई। तो मार्किंग स्कीम इसकी 1 नंबर लीड टाइम पे है और 2 नंबर स्टॉक आउट पे है। इफ़ आई जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 1 नंबर लीड टाइम का और 2 नंबर स्टॉक आउट कॉस्ट के। तो लीड टाइम, पहला सैंपल लीड टाइम के ऊपर जी, द टाइम पीरियड इन विच वी प्लेस a reorder level and the arrival of the order is compulsory, right or wrong? दोबारा सुन लो, the time period in which we place a reorder level, we place a reorder level and the arrival of order is compulsory। समझ नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब इसका 0 नंबर है ना, गलत है ना। तो यही मैं चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए लिखवाया है। अगर मैं आसान ज़बान में, उर्दू ज़बान में समझाऊँ आपको, तो लीड टाइम क्या होता है? इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर एंड डिलीवरी फ्रॉम द सप्लायर। प्लेसमेंट एंड ऑर्डर एंड डिलीवरी फ्रॉम सप्लायर, इसके दरमियान जो टाइम गैप है उसको हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं। तो यहाँ पे है नंबर इसके 0। इतने सिंपल कॉन्सेप्ट पे 0। स्टॉक आउट कॉस्ट के बारे में लिखा है जी, द कॉस्ट दैट वी सफ़र एज अ लॉस आफ्टर बिकमिंग स्टॉक आउट, इट आल्सो इंक्लूड्स द वेस्टेज ऑफ टाइम, लेबर एटसेट्रा। क्या स्टॉक आउट कॉस्ट में हमने वेस्टेज ऑफ टाइम डिस्कस किया था? स्टॉक आउट कॉस्ट में हमने कोई लेबर को डिस्कशन में लाए थे? चलें, खैर लेबर की कॉस्ट आ सकती है कि लेबर फारिग बैठी रही, हमें उसको तनख्वाह देनी पड़ी, बट इन एनी केस इसमें हमने जो डिस्कस किया था कि हमने जो डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस की थी उनमें लॉस ऑफ गुडविल था, लॉस ऑफ कस्टमर था, लॉस ऑफ प्रॉफिट था, कॉस्ट ऑफ इमरजेंसी परचेज थी। जो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी उनमें से किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन चलें फिर भी चूँकि स्टॉक आउट्स को तकरीबन ठीक अंदाज में डिफ़ाइन किया, तो मैक्सिमम 2 में से 1 नंबर बहुत खुले जनरस मार्किंग में यहाँ पे करूँगा तो 1 आएगा, तो 1/3 इस पार्ट में है। ठीक है। अब ये बच्चों की परफॉर्मेंस मैं आपको समझाना के चाह रहा हूँ कि हम लोग जो पेपर दे के आते हैं ना एग्जाम में, बड़े खुश होते हैं, सब आता था मैं सब कुछ लिख के आया, तो लिख के ये आए होते हैं जो एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा तो लिखा क्या हुआ है, और हम कहते हैं पता नहीं फेल क्यों करते, दुश्मनी थी हमसे एग्जामिनर की, हम तो बड़ा अच्छा पर्चा करके आए थे। चलिए दूसरा पढ़ते हैं बच्चा, इसने पहले स्टॉक आउट कॉस्ट को लिखा, कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी स्टॉक इज कॉल्ड स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक लिखा। सेफ्टी स्टॉक के लिए जो खर्चा होता है उसको स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। बेवकूफ़ आदमी, स्टॉक आउट कॉस्ट से बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है। 0। लीड टाइम, लीड टाइम इज द टाइम पीरियड BW, ये लैंग्वेज भाई एग्जामिनर को समझ नहीं आती। प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड ऑर्डर डिलीवर इन EOQ लीड टाइम। EOQ में कहाँ से लीड टाइम आ गया भाई? उन्होंने फार्मूला भी को याद कर दिया EOQ में लीड टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि BW को कंसिडर मैं कर भी लूँ तो शायद 0.5/3 दूसरा स्कोर। तीसरा स्टूडेंट, लीड टाइम इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन ऑर्डर प्लेस एंड डिलीवरी। चलें 1 नंबर पूरा दे देते हैं, अंग्रेज़ी का हम छोड़ते हुए गलती को। स्टॉक आउट कॉस्ट इज़ अ लिमिटेड कॉस्ट व्हेन देयर इज़ नो स्टॉक। लिमिटेड कॉस्ट व्हेन देयर इज़ नो स्टॉक। बेटा चलें
मान लेते हैं बात को थोड़ी थोड़ी सी। स्टॉक आउट कॉस्ट इज अकर्स व्हेन देयर इज ऑर्डर बट नो स्टॉक, इज मोर, इट इज लॉस इन प्रॉफिट and reputation, and it can be reduced when the stock had been available। अब मतलब कहने का मकसद ये है कि बेटे को जिसने भी ये लिखा उसको शायद कुछ बात समझ में है, लेकिन जो दिमाग में है वो लिखना नहीं आता। तो बेटा इसको पढ़ के कम से कम मैं समझ पा रहा हूँ कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ है, लेकिन लिखना नहीं आता अंग्रेज़ी ज़बान में। और अगर आप लिख नहीं सकते तो बेटा एग्जामिनर ने आपकी लिखाई पढ़ के समझना आपको कितना आता है, और उसने अंदाजे नहीं लगाने, मेरी तरह आपको कोई रियायती नंबर नहीं देने। उसने देखना भी समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ आए तो दोबारा नहीं पढ़ना, उसने वहीं पे नंबर दे के चले जाने हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत भी जनरस हूँ, तो इस स्टॉक आउट को जिस टूटे फूटे अंदाज में बताया गया 0.5 से ज़्यादा नहीं दे सकता मैं इस पर। तो 1.5/3 पासिंग मार्क्स, पहला बच्चा जिसने पासिंग मार्क्स लिए। एक और बच्चे का पेपर है जी लीड टाइम। लीड टाइम मीन्स द टाइम इन विच ऑर्डर इज रिसीव्ड आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है जी, एग्जाम्पल आगे देने की जरूरत नहीं थी, 1 नंबर पूरा आ गया जनाब। और स्टॉक आउट कॉस्ट, द कॉस्ट इज दैट विच अकर व्हेन द स्टॉक इज आउट। किधर आउट भाई, दरवाजे से बाहर निकल गया। ड्यू टू इनएफिशिएंट सप्लाई ऑफ स्टॉक फॉर एग्जाम्पल, नो 0 नंबर, 1/3। एक लास्ट सैंपल, लीड टाइम इज द टाइम पीरियड बिटवीन द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है जी, 1 नंबर आ गया। स्टॉक आउट कॉस्ट मीन्स दैट एन एंटिटी हैज डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट बट दे डू नॉट हैव द रॉ मटीरियल टू फिलफिल दैट पर्टिकुलर डिमांड। ये स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं है, ये स्टॉक आउट का मतलब है। ये स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं, ये आपने स्टॉक आउट का मतलब बताया है कि भाई आपके पास डिमांड है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्टॉक आउट। उसने पूछा स्टॉक आउट कॉस्ट बताओ, तो ये तो 3 लाइनें जो लिखी हैं ये तो ज़ाया किया आपने, लिखना टाइम ज़ाया किया। सो बिकॉज ऑफ इट अ लॉस ऑफ प्रॉफिट कैन बी इनकर्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। लॉस कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल और इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे का पार्ट आपने ठीक कर लिया, तो इसमें फिर मैं 2 में से कम से कम देखते हुए 1 नंबर दूंगा, तो 2/3 नंबर बच्चे के बन जाते हैं। तो ये सेकंड स्टूडेंट जो पास हुआ। बताने का मकसद आपको बेटा इस एक्टिविटी का सिर्फ ये था कि वी डोंट रियलाइज कि वी डोंट नो हाउ टू राइट। और ये प्रॉब्लम कॉस्ट में मैंने फिर कहा कि 5, 7, 8 नंबर हैं। 5, 7, 8 नंबर में से 0 भी कर लोगे ना तो पास हो जाता है बच्चा। लेकिन जब बीला का पेपर ही 100 का पूरा थ्योरी का, और उसकी अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की भी, इसी क्वालिटी का राइटअप वहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे 100 में से 20-25 नंबर पे जो बच्चे फेल होते हैं ना, उसकी वजह ये राइटिंग स्किल है। और फिर हमको होते हैं हमने तो बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। भाई मेहनत आपने अगर पढ़ने पे रट्टे मारने में की है तो एग्जाम में रट्टे वाला पेपर नहीं आना। एग्जाम में आपको कहा जाएगा भाई इसके बारे में लिखो, लिखने आपने अपने अल्फाज में है। और आपको अगर अपने अल्फाज में अपनी सोच को लिखना नहीं आता तो यू कैन नॉट पास पेपर लाइक बी लॉ, सी लॉ, ऑडिट, फॉर दैट मैटर MFA में आपने जाना है, उसमें तकरीबन 35-40 नंबर की थ्योरी आती है। यू नीड टू डेवलप दैट स्किल क्विकली। उस स्किल पे काम किए बगैर आप कैफ लेवल के ही पेपर्स में फंसना शुरू हो जाओगे। CFAP तो बड़ा दूर है अभी, ठीक है जी। तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी थी आपकी, अपने अपने उठाते जाए बेटा रजिस्टर। आपकी एक्टिविटी थी आपकी सिर्फ आई ओपनिंग के लिए। और कहाँ के हैं जी, ये कहाँ का आपका बेटा, किसी का और किसका, ये आपका। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो CA के ट्रैक में तो लिखने की आदत डालिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। बेशक और कुछ नहीं तो रोज़ का किसी भी टॉपिक पे कम से कम 1 या 2 सफ़े लिखने की आदत डालो। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो एक बच्चा से मौसम के बारे में लिखे, एक बच्चा अपनी किसी क्रिकेट मैच के बारे में लिखे, जो भी फेवरेट टॉपिक है कुछ लिखो और उसके बारे में एक्सचेंज करो और साथियों को पढ़ के आपको कमेंट करे आप कैसा लिख रहे हो। और अगर सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे हो, अनसीन क्वेश्चन कर रहे हो, तो जितने क्वेश्चन आप थ्योरी के करो उनको बेटा सवाल पढ़ो और फिर किताब के नॉलेज के मुताबिक, लेक्चर डिस्कशन के मुताबिक उनका जवाब लिखो। और उसको ज़रूरी नहीं कि हर सवाल आपका टीचर ही मार्क करे, आप आपस में एक्सचेंज कर लो। जैसे अभी मैंने सवाल आपके सामने पढ़े, यू आर एबल टू जज, मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू जज कि भाई क्वालिटी कैसी है, कैसा लिखा है, पढ़ के समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो आपस में भी आप एक्सचेंज करके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा जी, अब हम पार्ट बी को देखते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन of why it is necessary for SL to maintain these level of inventories, reorder level, maximum inventory, safety stock। इनको कैलकुलेट करो और बताओ ये मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। टोटल है 5 नंबर, तो 5 नंबर में मुझे लगता है 3 नंबर तो इनकी कैलकुलेशन के हो जाएंगे। 1 2 3 लिखने का काम सिर्फ 2 नंबर का, ये भी साथ साथ दिन में रखना होता है कि भाई 2 नंबर के हिसाब से 2-3 मिनट लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखने बैठ जाना। तो पहले हम ज़रा कैलकुलेशन के रेफरेंस से सवाल पढ़ते हैं। Saturn Limited imports raw material M1 for the manufacturing of its products. Following data relating to M1 has been extracted from SL latest record. Maximum usage in a month 5,000 units. Minimum usage in a month 3,000 units. Average consumption या usage in a month 3750. Maximum lead time 4 months. Minimum lead time 2 months. अच्छा, जब हमें सबसे पहले क्या निकालने को क्या गया, रीऑर्डर लेवल। तो मैं यहीं पे अगर कैलकुलेशन करूं, रीऑर्डर लेवल जहां पे डिमांड या लीड टाइम अनसर्टन होता है, क्या फार्मूला आता है जी, मैक्सिमम यूजेज मैक्सिमम लीड टाइम 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद 4 मंथ्स। रीऑर्डर लेवल इज 20,000 यूनिट्स। इसके बाद आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम इन्वेंट्री। मैक्सिमम इन्वेंट्री का फार्मूला अगर अभी याद नहीं है तो किताब से खोल लो जरा सामने। रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी विच इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। तो मैं सिर्फ रीऑर्डर क्वांटिटी लिख के बताऊंगा भाई, ऐसे कैलकुलेट होता है मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसकी तलाश में टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा भाई इसके बगैर कैलकुलेट नहीं हो सकता, बट दिस इज द फार्मूला। आई शुड गेट द फुल मार्क। एग्जामिनेशन आंसर में भी यही चीज़ ऐसे ही प्रेजेंट की गई है। मे भी सवाल सेट करते हुए एग्जामिनर से ओवरलुक हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर साइज देना वो भूल गया। और आखिरी चीज़ क्या है, सेफ्टी स्टॉक। तो ये सेफ्टी स्टॉक होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। कितना एवरेज लीड टाइम नहीं गिवन भाई, तो एवरेज निकाल लो, 4/2 4 जमा 2/2 एवरेज आ गया ना। मैक्सिमम अवेलेबल है, मिनिमम अवेलेबल है, एवरेज नहीं है, तो दोनों की एवरेज कर लो, एवरेज लीड टाइम हो गया। तो बताइए सेफ्टी स्टॉक क्या आया, व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक, 8750। लीजिए जी 8750 यूनिट्स आ गए। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम कहेंगे ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ड्यू टू रीऑर्डर क्वांटिटी की इनअवेलेबिलिटी। एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये होगी जनाब। ये 3 वैल्यूज़ आ गई, बट उसने कहा है सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना, इनको एक्सप्लेन भी करो। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वाई इट इज़ नेसेसरी, ये कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है जी। कौन बताएगा 1 by 1। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है जी। रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना ज़रूरी इसलिए है कि कंपनी टाइमली ऑर्डर प्लेस कर सके और लीड टाइम में स्टॉक आउट ना हो। यही मकसद है ना रीऑर्डर लेवल का, कि हम लीड टाइम में मतलब ऑर्डर देने से लेकर डिलीवरी आने तक हम स्टॉक आउट ना हो। तो दैट इज़ इनफ। रीऑर्डर लेवल हम इससे सेट करते हैं कि हम टाइमली ऑर्डर प्लेस करें और लीड टाइम के दौरान स्टॉक आउट से अपने कंपनी को बचा सकें। सेफ्टी स्टॉक किससे रखते हैं भाई, एक बच्चा बता हाथ खड़ा करके, सेफ्टी स्टॉक किससे रखते हैं जी बेटा। ट्रांजिट लॉस बीच में कहाँ से आ गया, ट्रांजिट लॉस है भाई, सप्लायर से गाड़ी चली और गोदाम तक आते आते रास्ते में कोई झटके से कोई अड्डे टूट गए तो वो ट्रांजिट लॉस है। सेफ्टी स्टॉक रखने से अड्डे टूटने से बच जाएंगे क्या जी, बोलो बेटा। सर जब ऑर्डर आ जाए सर लीड हमारी से ज़्यादा हो सर और लीड टाइम मतलब बिल्कुल ठीक है। सेफ्टी स्टॉक इसलिए रखा जाता है कि कभी लीड टाइम में कोई अनसर्टेनिटी हो जाए या यूजेज में अनसर्टेनिटी आ जाए, लीड टाइम हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग जाए या यूजेज हमारी उम्मीद से ज़्यादा हो जाए, तो सेफ्टी स्टॉक विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग स्टॉक आउट। ये स्टॉक आउट होने से बचाएगा। ये तो है टाइमली ऑर्डर प्लेस कर दो, ऑर्डर प्लेस कर दिया उसके बाद ऊंच नीच हो जाए
तो उससे भी बच जाएंगे अगर हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है। मैक्सिमम इन्वेंट्री ये क्यों रखी जाती है भाई, इसका लेवल क्यों निकालते हैं जी? जब मतलब हम एक ऑर्डर प्लेस करते दोबारा रीऑर्डर लेवल तो कम से कम टाइम हमारे पास पहुंच जाए, तो उस टाइम से हमने जो इन्वेंट्री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हमारे पास इन्वेंट्री जैसे कितनी हद तक जा सकती है? बेटा ये हम वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं, आंसर इज क्वेश्चन इज क्यों। आप मुझे बता रहे हो मैक्सिमम इन्वेंट्री होती क्या है, हाउ टू कैलकुलेट। उसने ये नहीं कहा हाउ टू कैलकुलेट इट, वो तो फॉर्मूले से पता लग गया। उससे पूछा क्यों कैलकुलेट करते हो आप ये जी बेटा। बिल्कुल ठीक बेटा, मैक्सिमम इन्वेंट्री आप इसलिए कैलकुलेट करते हो, आपने साल के शुरू में ना ये सारे लेवल निकाल कर रख लिए भाई, हमने इस नंबर पे आके ऑर्डर प्लेस करना है, ये हमारे पास सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, और ये मैक्सिमम इन्वेंट्री मतलब इससे ज़्यादा स्टॉक लेवल हमारा जाना नहीं चाहिए। हाँ, हमारा साल में किसी भी वक्त स्टॉक लेवल इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये क्यों मेजर कर रहे हैं कि भाई ये हम साल के शुरू में अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा स्टॉक लेवल इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ड्यूरिंग द ईयर कभी हमारा स्टॉक हमें इससे ऊपर जाता नजर आए, इसका मतलब हमने साल के शुरू में जो ये अंदाजा लगाया था उसमें जो वैल्यूज यूज की थी उनमें से कुछ बदल गया। कभी इन्वेंट्री हमारी अगर इससे ऊपर चली जाए, इसका मतलब शायद हमारा लीड टाइम 2 महीने से भी कम हो गया, शायद हमारी यूजेज 3000 से भी कम होगी। अगर हमारा यूजेज बदल जाए, लीड टाइम बदल जाए, तो हमारा ये स्टॉक और ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, विच विल रिजल्ट इन अननेसेसरी एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट। हमने ये लेवल इसलिए डिफाइन किया कि हम इसको देखते रहे कि कहीं हमारा स्टॉक लेवल इससे ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर हमारा स्टॉक लेवल ड्यूरिंग द ईयर इससे ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब हमें अपने रीऑर्डर लेवल को, ईओक्यू को, सेफ्टी स्टॉक लेवल को रीकैलकुलेट करने की जरूरत है इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि हमने कैलकुलेट कर लिया फिर साल के एंड पे ही देखेंगे जो मर्जी हो जाए, हो फायद हो, एक कंपनी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। हम एक दफ़ा हमने साल के शुरू में फैसला लिया, फिर उस फैसले के तहत इन वैल्यूज़ को मॉनिटर करते हैं, और अगर हमारे रिजल्ट्स इन वैल्यू को ब्रीच कर रहे हैं तो फिर हम अपनी कैलकुलेशन को रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तब ब्रीच होगी, हमारा स्टॉक लेवल हमने कहा जी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी महीने इससे ऊपर जाता है, अगले महीने फिर इससे ऊपर जाता हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ होगी। क्योंकि हमारे हिसाब से हमने 20,000 पे ऑर्डर प्लेस किया, मिनिमम 6,000 हमारा इस्तेमाल होना था, फिर ऑर्डर आ जाना था, इससे ऊपर स्टॉक जाना नहीं चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रहा है स्टॉक, इसका मतलब यूजेज हमारी कम हो गई है या लीड टाइम कम हो गया, और यूजेज बदल जाए या लीड टाइम बदल जाए, हमें अपनी सेफ्टी स्टॉक को, हमें रीऑर्डर लेवल को, हमें ईओक्यू को रीवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ईओक्यू इन्हीं पे डिपेंड होता है ना, यूजेज क्या चल रही है, रीऑर्डर लेवल किस पे डिपेंडेंट है, यूजेज एंड लीड टाइम दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है अपने इन्वेंट्री लेवल्स को। तो ये जी कहानी थी हमारे पास डिस्कशन में। अब रह गया सिर्फ एक सवाल जो कि है ऑटम 23 का। इंशाअल्लाह कल हम आएंगे, ये सवाल डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट एरिया हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है उस पर बात शुरू करेंगे। उसके पास पेपर क्वेश्चन भी आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मजीद पास पेपर क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करने इस एरिया से, सो दैट यू शुड नो। ये क्वेश्चन हमारे एडवांस एरिया से हैं, इसके अलावा बाकी जितने क्वेश्चन बचेंगे वो आपकी होम असाइनमेंट्स में रहने वाले हैं। ठीक है जी, सो यू कैन नोट कि इन क्वेश्चन में परफॉर्मेंस जनरली बच्चों की पुअर है, 3%, 6%, 5% पास रेट है। इस एरिया में जनरली समहाउ बच्चा ज़्यादा चैलेंज फील करता है, हालांकि इंशाअल्लाह बात कोई नहीं है। बाय द वे हम इन एग्जाम्पल सवालों से गो थ्रू करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह इस एरिया में कोई चैलेंज रहने वाला नहीं है, ये भी आपके लिए इंशाअल्लाह बड़ा कंट्रोलेबल एरिया रहेगा। लेकिन जनरली बच्चे इस एरिया में मेहनत कम करते हैं, तवज्जो से पढ़ते नहीं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इनकी पुअर रह जाती है। एग्ज़ाम में हमें, जैसे मैंने आपको बोला कि 2-2 क्वेश्चन आते रहे हैं, एक इस एरिया से, जैसे ये देखो ऑटम 23 में एक सवाल ये आ रहा है और एक सवाल ये आ रहा है। ऑटम 23 के भी इस एरिया से भी सवाल है और नेक्स्ट एरिया से भी सवाल है, दोनों सवाल हम क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।